हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे टॉपिक को, आईबीसी को। इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लिक्विडेशन। तो अभी तक हमने देखा था कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ने आके हमारा सारा काम शुरू करवाया, ठीक है। आईआरपी आया पहले, फिर उसकी जगह रेजोल्यूशन प्रोफेशनल आया, कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स अपॉइंट हुई और फिर एक प्लान सामने रखा गया। तो अब हमारे पास इसके आगे क्या होने वाला है। सीआरपी का जो भी काम होना था वो हो चुका है। अगर प्लान रखा गया है, प्लान एक्सेप्ट कर लिया गया है, तो उस प्लान के अकॉर्डिंग हम चलना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर वो प्लान रिजेक्ट हो गया तो क्या? बैक टू लिक्विडेशन। अगर वो प्लान सबमिट ही नहीं हुआ तो क्या? बैक टू लिक्विडेशन। या फिर अगर सारे क्रेडिटर्स जो थे कमेटी वाले वो मिल के चाहते हैं कि यार लिक्विडेशन ही कर दो, तो क्या? बैक टू लिक्विडेशन। सो गाइज, यही रहने वाला है आज की वीडियो में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको बहुत अच्छे से हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो इनिशिएट जो किया जाएगा लिक्विडेशन, वो किसके थ्रू किया जाने वाला है। तो ये सेक्शन नंबर 33 से लेके 54 इसके बारे में डील करता है। सबसे पहले अगर हम देखें, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि या तो पहली बात तो रेजोल्यूशन प्लान ही रिसीव नहीं हुआ हमारे पास, तो वो इनिशिएट हो जाएगा। दूसरा बात आता है कि जो रिसीव हुआ वो रिजेक्ट हो गया, वो इतना अच्छा नहीं था, उसमें कुछ ना कुछ कमियां थी और वो गारंटी नहीं कर रहा था या फिर एश्योरेंस भी नहीं दे रहा था कि जितने भी पैसे हैं उनको ढंग से रिकवर किया जाएगा। देयर वर सम फ्लॉज इन इट, तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया, तो फिर लिक्विडेशन। उसके बाद हमारे पास अगर हम इस चीज़ों का एक निचोड़ अगर देखें, एक समरी देखें, तो वहाँ पर ये देखते हैं कि रिसिप्ट नॉन रिसिप्ट ऑफ सीआरपी, सबसे पहली बात। तो दूसरी बात, 66% ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ क्रेडिटर्स ऑफ कमेटी ने डिसाइड कर लिया कि यार हमें तो लिक्विडेशन ही चाहिए। वी आर नॉट ओके विद द रेजोल्यूशन प्लान, हमें कोई प्लान से मतलब नहीं है, हमें लिक्विडेशन चाहिए, हमें सारे पैसे कैसेट को बेचो और हमें पैसे दो और हमें फ्री करो। ओके। नेक्स्ट वन आता है कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स जो होते हैं उन्होंने अप्रूव नहीं किया रेजोल्यूशन प्लान विद इन द टाइम ग्रांटेड। 180 डेज जो आपको दिए गए थे, उस 180 डेज के अंदर आपको काम यही करना था कि आपको रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव करना था और उस पर एक्ट अपॉन करना था, उसको इंप्लीमेंट करना था। आपने कुछ नहीं किया तो ठीक है, अब लिक्विडेशन में जाते हैं और क्या करें, हमें तो टाइम दिया था। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि एनसीएलटी ने रिजेक्ट ही कर दिया उस क्लेम को। तो ये 4 ऐसे सर्कमस्टांस हो सकते हैं जिनमें लिक्विडेशन में वो कंपनी चली जाएगी। 5वां एक पॉइंट और आता है हमारे पास कि डेटर कंट्रावीन कर देते हैं जो भी एग्रीड रेजोल्यूशन प्लान, यानी कि तो अगर रेजोल्यूशन प्लान की अगर हम बात करें तो वहाँ से हमारे पास 3 पॉइंट निकलते हैं। सबसे पहली बात तो रिसीव ही नहीं हुआ, दूसरी बात रिसीव हुआ लेकिन रिजेक्ट हो गया, तीसरी बात कि एक्सेप्ट तो हुआ था लेकिन लोगों ने उनको ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी, तो उस केस के अंदर भी। उसके अलावा 2 पॉइंट और बनते हैं कि कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने मिलकर अगर चाहा कि चलो यार सीआरपी कर लेते हैं, सॉरी सीआरपी की जगह लिक्विडेशन ही करते हैं, और 180 डेज या 90 डेज के अंदर अंदर आप रेजोल्यूशन प्लान बना ही नहीं पाए। सो यहां से आपको नजर आती है कि रेजोल्यूशन प्लान की कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर वो बन नहीं पाया, बना पर रिजेक्ट हो गया, या फिर रिजेक्ट एक्सेप्ट हुआ लेकिन ढंग से काम नहीं हो पाया, तो इन सारे केसेस के अंदर आपको लिक्विडेशन में जाना पड़ेगा। उसके बाद आता है हमारे पास कि अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर। तो जैसे कि हमने हर जगह कोई भी काम करने के लिए हमें वो इंसान चाहिए, तो सबसे पहले हमने जैसे कि आईआरपी से शुरू किया था, आईआरपी को ही या तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल बना लिया या फिर नया अपॉइंट कर लिया। तो सेम वे यहाँ पर भी वो आईआरपी आरपी बन सकता है, वो आरपी यहाँ पर लिक्विडेटर बन सकता है, या फिर कोई एक नया बंदा उसकी जगह पर अपॉइंट किया जा सकता है जो कि कंपनी के लिक्विडेशन को आगे बढ़ाने वाला है। उसमें आता है हमारे पास कि जब जो बंदा अपॉइंट कर लिया जाएगा तो गाइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मैनेजरियल पर्सनल्स जो भी होंगे, अपनी जितनी भी पावर्स होंगी, अपनी जितनी भी चीज़ें होंगी उनकी, वो यहाँ पर चुपचाप लाके इसके हाथ में दे देंगे कि अब तो कंपनी लिक्विडेट होने वाली है, अब हमारी नौकरी का, हमारी इन चीज़ों का क्या। और तो और ये भी कहा गया है कि जितने भी पर्सनल्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के, वो सब असिस्ट करने वाले हैं लिक्विडेटर को उसका काम अच्छे से कंटिन्यू करने के लिए। आगे चलें तो यहाँ पर आता है कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है, पहली बात तो मैंने आपको बताया जैसा कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को ही अपॉइंट किया जा सकता है लिक्विडेटर, बट किन किन सर्कमस्टांसिस में उस प्रोफेशनल को अपॉइंट नहीं किया जाएगा। तो एक सबसे पहला पॉइंट अगर हम देखें तो वो तो यही होगा कि यार वो खुद ही नहीं चाहता, उसने अपना कंसेंट नहीं दिया फॉर बिकमिंग द लिक्विडेटर, तो या फिर उसके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स हैं, बोर्ड को नहीं लगता कि वो सही इंसान है, उसके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, तो उस केस के अंदर भी उसको वहाँ पर नहीं बैठने दिया जाएगा। एंड पहला पॉइंट उसके बाद जो बनता है, थर्ड पॉइंट, वो ये कहता है कि रेजोल्यूशन प्लान जो सबमिट किया था प्रोफेशनल ने, वो रिजेक्ट हो गया फॉर फेलियर ऑफ मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स। उस प्लान में कोई कमी नहीं थी, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, बट उसने रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं की थी उसने,
उस रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का जो काम था, जो उसको ध्यान रखना था, जो चीज़ें उसको करनी थी, वो उसने काम अच्छे से नहीं किया था, उस वजह से वो एक्सेप्ट नहीं हो पाया। तो गाइस यहाँ पर हमारे पास 3 पॉइंट बनते हैं। पहली बात, खुद की गलती थी, खुद उसने कंसेंट नहीं दिया। दूसरी बात कि बोर्ड को लगता है कि उसके ऊपर डिसिप्लिन प्रोसीडिंग्स है, वो अच्छा इंसान नहीं है, वो लिक्विडेशन नहीं कर पाएगा, तो बोर्ड ने मना कर दिया। और गाइस अगेन आई रिपीट, यहाँ पर बोर्ड कौन सा आने वाला है, तो दैट्स गोइंग टू बी IBBI। एंड उसके बाद हमारे पास पॉइंट एक था कि उसने जो एप्लीकेशन, जो रेजोल्यूशन प्लान सबमिट किया था, उसकी रिक्वायरमेंट्स वो पूरी नहीं कर पाया। तो यार वो रेजोल्यूशन प्लान की ही रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाया, लिक्विडेशन क्या खाक करेगा, हटाओ उसको, हमें कोई और चाहिए। ठीक है, उस पर हमारे पास पॉइंट आता है कि जो बोर्ड होगा, अब बोर्ड वही सेम वाइज, यहाँ पर कन्फ्यूजन ना रहे तो आपको मैं दोबारा बता दूं कि बोर्ड जो रिकमेंड करता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल को, IRP को या फिर हमारे यहाँ लिक्विडेटर को, तो उसके 10 डेज़ के अंदर अंदर वो रिकमेंड कर देता है, उससे ज़्यादा उसको टाइम नहीं चाहिए। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी टू अपॉइंट IRP एज लिक्विडेटर, तो जो IRP ही होगा, जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल ही होगा, उसको लिक्विडेटर की तरह अपॉइंट कर दिया जाएगा। फीस क्या होने वाली है उसकी, जो फीस होने वाली है फॉर लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स एंड इन सच प्रपोर्शन ऑफ द वैल्यू ऑफ लिक्विडेशन एसेट्स। तो गाइज एसेट्स की परसेंटेज, अगर आपको थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, IPCC के एडवांस अकाउंट के अंदर आपने पढ़ा था लिक्विडेशन के चैप्टर को, तो वहाँ पर जब हमने इसकी फीस निकालते थे तो हम वो परसेंटेज बेसिस पे निकालते थे, कितना उसने एसेट वहाँ पर रियलाइज़ कराई है, उस एसेट की रियलाइजेशन की परसेंटेज के बेसिस पे उसकी फीस होती थी। तो वो यहाँ पर दी गई है, वो यहाँ पर हो सकती है। अब पेमेंट ऑफ फीस जो दी जाएगी उसको गाइज, वो दी जाएगी फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ द लिक्विडेशन। तो इसका मतलब लिक्विडेटर को हमने अपॉइंट किया, उसने एसेट्स को बेचा, एसेट्स को बेच के जो उसका पैसा आया, तो सबसे पहले अपना पैसा वो निकाल के अलग रख लेगा, उसके बाद जो बचेगा वो क्रेडिटर्स के अंदर बांट देगा। ऐसा होने वाला है हर एसेट के साथ। जितना भी लिक्विडेशन एसेट होगा, एस्टेट होगा, उससे जितना भी रियलाइजेशन होगा, उस रियलाइजेशन का एक टुकड़ा रख के अपनी जो उसकी कॉस्ट बनती है, यानी 1%, 2%, 3% जो भी बीच में एग्रीड हो, वो अपना एक पार्ट रख के और बाकी पार्ट अपने क्रेडिटर्स को वापस कर देगा। तो गाइज यहां तक अभी तक हमने देखा है कि लिक्विडेशन कैसे स्टार्ट होने वाला है। तो हमने उसके लिए 5 पॉइंट देखे थे गाइज, 5 में से 4 पॉइंट थे रेजोल्यूशन प्लान से रिलेटेड। प्लान सबमिट नहीं हुआ, सबमिट हुआ लेकिन ढंग से इंप्लीमेंट नहीं हुआ, सबमिट हुआ लेकिन रिजेक्ट हो गया, टाइम लिमिट के अंदर आपने प्लान सबमिट ही नहीं किया, या फिर 5वां पॉइंट था कि कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने डिसाइड किया कि यार लिक्विडेशन ही चाहिए हमें। तो अब हमने सोच लिया कि ठीक है लिक्विडेशन होना है, तो लिक्विडेशन कराएगा कौन, तो उसके लिए हमारे पास इंसान चाहिए। वो कौन हो सकता है, IRP या RP, दोनों में से कोई भी हो सकता है। IRP फिर RP बनेगा, RP से लिक्विडेटर बनेगा। बट 3 सर्कमस्टांसेस ऐसे थे जहां पर इनको अलाउड नहीं किया गया था। या तो उन्होंने अपना कंसेंट नहीं दिया, बोर्ड ने बोला कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स है इनके अगेंस्ट, या फिर इसने जो प्लान सबमिट किया था उसमें रिक्वायरमेंट्स को उसने मीट नहीं किया, उन रिक्वायरमेंट्स को, तो उन केसेस के अंदर भी इसको अलाउ नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं उसकी कुछ पावर्स, उसकी कुछ ड्यूटीज़ ऑफ लिक्विडेटर की, उसके हाथ में क्या क्या पावर्स हैं, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं। तो सबसे पहले ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो हमने जैसे ऊपर ड्यूटीज़ देखी थी रेजोल्यूशन प्रोफेशनल की, कुछ ना कुछ मोर और लेस वही काम रहने वाले हैं। ये भी एसेट्स को लेने वाले हैं, उनको मैनेज करने वाले हैं, उनको सेल करने वाले हैं। कंपनी जब तक लिक्विडेट नहीं होती तब तक जो भी काम होंगे कंपनी रिलेटेड वो ये फुलफिल करने वाले हैं। अब जितने भी पॉइंट आपके दिमाग में आते हैं उतार के रख दो, वो यहां पर आपको मिल जाएंगे। जैसे कि आपको बताऊं तो जितने भी क्लेम्स हैं क्रेडिटर्स के, ये भी वेरीफाई करेंगे, क्योंकि एक्चुअल पेमेंट के टाइम पे तो देखना पड़ेगा ना कि हाँ सही पेमेंट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल का कोई और था तो उसने ढंग से देखा था कि नहीं देखा था। हम अपना मेक श्योर करेंगे और इनको पेमेंट करेंगे। टू टेक हिज कस्टडी और कंट्रोल, देखा। इवेल्युएट एसेट्स एंड प्रॉपर्टी, उसकी रिपोर्ट बनाएगा कि कितने की एसेट्स हैं, कितनी प्रॉपर्टी हैं, ये सब चीज़ें। उसका देखेगा कि मेजर लेगा प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए एसेट्स एंड प्रॉपर्टी को जब तक वो बिक नहीं जाती। ऐसा ऑब्वियसली हमने डिसाइड कर लिया कंपनी बंद करनी है, ऑब्वियसली हमने डिसाइड कर लिया कंपनी को बेचना है, बट दैट डजंट मीन ना कि चीज़ों को ऐसे ही छोड़ दें। जब तक नहीं बिकती तब तक प्रोटेक्ट करना भी ज़रूरी है। उसके बिजनेस को तब तक कैरी ऑन किया जाएगा जब तक लिक्विडेट नहीं होती। जो भी नेसेसरी एक्शंस हैं, जो भी नेसेसरी एक्टिविटीज़ हैं, उनको अंडरटेक किया जाएगा इस चीज़ के अंदर। ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे किसी भी चीज़ को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है कि सेल कर सकता है मूवेबल प्रॉपर्टी को। किस किस मैनर में वो यहाँ पर दिए गए हैं गाइस, 3 पॉइंट। पब्लिक ऑक्शन से या प्राइवेट ऑक्शन से, विद द पावर ऑफ ट्रांसफर ऑफ सच प्रॉपर्टी टू सच एनी अदर पर्सन और बॉडी कॉर्पोरेट। ठीक है, ऑक्शन कर सकता है, प्राइवेट ऑक्शन कर सकता है, अपनी खुद ही उसके पास पावर है कि वो किसी कॉर्पोरेट पर्सन को या फिर किसी पर्सन को वो चीज़ सेल कर सकता है, या फिर टू सेल द सेम इन पार्सल्स। गाइस पार्सल्स का मतलब यहाँ पर होता है कि आप टुकड़ों में, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक खेत है
उस खेत को एज इट इज़ बेचने की जगह आप उसके प्लॉट काट के उसको छोटे छोटे पोर्शंस में बेच रहे हो, तो दीज आर द पार्सल्स ऑफ दैट खेत, ऑफ दैट एग्रीकल्चरल लैंड जिसको आप प्लॉट बना के बेच रहे हो। तो सेम वे अगर कंपनी की कोई लैंड है, कंपनी की कोई फैक्ट्री है, कंपनी का कोई भी प्रेमिसेस है, कंपनी की कोई बिल्डिंग है, उसको आप पार्सल्स में भी सेल कर सकते हैं, एक एक फ्लोर आप करके बेच सकते हैं, लैंड के छोटे छोटे पार्ट डिवाइड करके आप बेच सकते हैं। जैसे भी लिक्विडेटर को लगे कि बेनिफिशियल होगा, क्रेडिटर्स के पैसे मैक्सिमम मैनर में रिकवर किए जा सकें, तो वो वहाँ पर पॉसिबल है। तो सेल करने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट हुए, ऑक्शन हुआ, पब्लिक ऑक्शन हुआ, प्राइवेट ऑक्शन हुआ। वो किसी पर्सन को, किसी कॉर्पोरेशन को भी सेल कर सकता है या उसको पार्सल में भी बेच सकता है, छोटे छोटे टुकड़े करके भी उसको बेचा जा सकता है। फिर आता है हमारे पास कि ड्रॉ, एक्सेप्ट, मेक एंड एंडोर्स एनी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो कि हमने ऊपर भी देखा था। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कंपनी के नाम पे कर सकता है, कंपनी के ऑफिशियल नेम में, कंपनी के लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पे वो चीज़ कर सकता है, कंपनी के किसी भी डिसीज्ड कॉन्ट्रीब्यूटरी के लिए उसके नाम पे वो एक्ट कर सकता है। प्रोफेशनल असिस्टेंस ले सकता है, इनवाइट कर सकता है क्लेम्स को सेटल करने के लिए, इंस्टीट्यूट कर सकता है जितने भी सूट हैं, डिफेंड कर सकता है कंपनी को, क्योंकि सूट से भी गाइस पैसा आता है। ऑब्वियसली कोई प्रोसीडिंग चल रही है, कोई कंपनी का केस पेंडिंग है, उस केस में कंपनी जीत सकती है। अगर कंपनी जीत गई तो कंपनी को बहुत सारा कंपनसेशन मिलेगा, वो कंपनसेशन से सबका पैसा निकाला जा सकता है। तो वो भी एक तरह से पोटेंशियल कंपनी की एसेट है, कंटिंजेंट ही सही बट वो एसेट है। तो इन सब के अंदर भी उसका इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। उसके बाद तो इन्वेस्टिगेट इनटू द फाइनेंशियल अफेयर्स, जितने भी फाइनेंशियल अफेयर्स होंगे उनके अंदर भी इन्वेस्टिगेट करना ज़रूरी है कि कहीं कोई फ्रॉड या कोई प्रॉब्लम सामने तो नहीं आती, कोई दबा हुआ पैसा जो आपने इधर उधर कंसील कर रखा था वो चीज़ सामने ना आ जाए। To take all such actions or steps to execute, verify paper, deed, receipt, documents, application, petition, affidavit, bonds or instrument. Further, to apply to adjudicating authority for such orders or directions, जो बीच बीच में वो देना चाहें, लाइक डिसोल्यूशन के टाइम पे भी उनको ये सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ तक देनी होती है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनकी होने वाली है। फिर आता है हमारे पास टू परफॉर्म सच अदर फंक्शंस, जो कि एक बेसिक सी बात है। तो यहाँ पर ये काम को करने के लिए एक पॉइंट हमारे पास एडिशनल ये बोलता है कि इन सारे कामों को करने के लिए वो किसी भी स्टेक होल्डर का ओपिनियन ले सकता है, बट वो ओपिनियन उन पर बाइंडिंग नहीं होगा। वो उनकी एडवाइस ले सकता है बट बाइंडिंग नहीं होगा, बट उनकी एडवाइस पर वो एक्ट अपॉन करता है। तो जो बचे हुए स्टेक होल्डर्स होंगे वो इस पर इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं कि आपने ये जो चीज़ की है इसके लिए आपको किसने बोला है, कैसे आपको लगा कि ये जो आप डिसीजन ले रहे हो, ये जो आप एक्शन ले रहे हो, ये सही है या नहीं। तो जो बचे हुए स्टेक होल्डर्स हैं, फॉर एग्जांपल वी हैव 10 स्टेक होल्डर्स, 6 के ओपिनियन से मैंने कोई काम कर लिया, बचे हुए 4 जो है वो मेरे से पूछ सकते हैं और मैं उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि हाँ इन 6 ने मुझे ऐसा बोला था, मुझे सही लगा और ये फिर ये एक्टिविटी यहाँ पर कैरी ऑन की गई है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है पावर ऑफ लिक्विडेटर टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। जो लिक्विडेटर होगा उसको हर इन जगहों पर इन्फॉर्मेशन, यूटिलिटी, क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, एजेंसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट, और हमारे पास इन्फॉर्मेशन सिस्टम फॉर फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड एसेट्स, डेटाबेस और एनी अदर सोर्स। तो जहाँ पे भी है ये इन्फॉर्मेशन से वो इन्फॉर्मेशन ले सकता है, आगे क्रेडिटर्स को भी दे सकता है अगर वो चाहें तो। अब हम बात करने वाले हैं, तो ड्यूटीज़ हमने देख लिया ऊपर से। आपको गाइस इसको याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि ये सारी बेसिक सी कंपनी की रन करने की एक्टिविटीज़ हैं। दीज आर सम रीजनेबल थिंग्स कि एक कंपनी है एकदम से लिक्विडेट नहीं हो जाएगी, इन द मीन टाइम इसको रन भी करना पड़ेगा, प्रॉपर्टीज़ को कंजर्व भी करना पड़ेगा, कंपनी के कुछ केसेस चल रहे होंगे उनको भी लड़ना पड़ेगा, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज से, डिपार्टमेंट से भी डील करना पड़ेगा, कुछ डीड्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स भी साइन करने पड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें हैं जो कि एक बार आप अच्छे से रीड करें, एक बार एग्जाम से पहले देख के जाए तो एग्जाम में लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। अब आते हैं गाइज लिक्विडेशन एस्टेट के ऊपर कि क्या क्या उस एस्टेट का पार्ट बनेगा, क्या क्या उसका पार्ट नहीं बनेगा। यहाँ पर हमारे पास दिया गया है कुछ इंक्लूजन्स हैं और कुछ एक्सक्लूजन्स हैं। तो ऊपर यही पॉइंट डिटेल में है, बट ICAI ने बड़े अच्छे तरीके से इसको एक अच्छे से मैनर में यहाँ पर सामने रखा है। दोनों चीज़ों को आप कंपेरेटिवली देख सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि क्या क्या इंक्लूड हो रहा है और क्या क्या एक्सक्लूड हो रहा है। तो इंक्लूजन में हमारे पास आ गया ऐसे एसेट्स जिसके ऊपर ओनरशिप राइट है, एनकम्बर्ड एसेट्स। एनकम्बर्ड एसेट का आपको पता ही होगा जिस पे कोई ना कोई बर्डन होता है, यानी कि सिक्योरिटी क्रिएट की होती है, कोई चार्ज क्रिएट किया होता है, ठीक है। कोई टेंजिबल एसेट या इनटेंजिबल एसेट्स। ओनरशिप ऑफ एसेट्स डिटरमाइंड बाय कोर्ट और अथॉरिटी, यानी कि नॉर्मली कंपनी की अथॉरिटी में एसेट में नहीं थी बट कोई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि हाँ ये तुम्हारी है, तुम्हारे हिसाब से बनती है तो तुम रख लो। एसेट्स और द वैल्यू रिकवर्ड थ्रू प्रोसीडिंग्स, उन प्रोसीडिंग्स के थ्रू भी कोई एसेट वैल्यू रिकवर हो सकती है। कोलैटरल की तरह से कोई एसेट रखी हो, कोई प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू और वेस्टेड इन द कॉर्पोरेट डेटर इन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, उस डेट पे जो प्रॉपर्टी थी उनकी, जिस दिन CRP स्टार्ट हुआ उस डेट पे क्या क्या प्रॉपर्टी उनकी थी। और आता है कुछ ऐसे प्रोसीड्स और लिक्विडेशन एज एंड व्हेन दे रियलाइज्ड।
यानी लिक्विडेशन पूरे प्रोसेस के अंदर जितना भी पैसा उनको रिसीव हो रहा है वो भी तो कंपनी की एसेट ही है, वो भी लिक्विडेशन का एसेट एस्टेट ही है। वो जो भी रियलाइजेशन होने वाला है वो यूज़ किया जाएगा टू रीपे द क्रेडिटर्स, टू रीपे द स्टेक होल्डर्स। अब यहाँ पर स्पेसिफिकली बताया गया है कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि एक्सक्लूडेड हैं यहाँ से। तो अगर उनको हम देखें तो वो ये बात बोलती हैं गाइज कि सबसे पहले एसेट्स ओन बाय थर्ड पार्टी। अब यार थर्ड पार्टी की ओन्ड एसेट है, कंपनी अगर उसको यूज़ भी करिए, कंपनी पास रखी हुई है, तो दैट डजंट मीन ना कि उसको बेच के हम खा जाएंगे, तो उसको आप नहीं छेड़ सकते। कोई एसेट है जो सिक्योरिटी कोलेट्रल की तरह हेल्ड है बाय फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर, यानी किसी बैंक को या किसी चीज़ को कोलेट्रल की तरह आपने गिरवी रखी हुई है। एक तो होता है कि पेपर्स आपको उनको देना, एक आपने प्रॉपर्टी कोई मूवेबल एसेट है फॉर एग्जांपल और आपने वो गिरवी रखी हुई है, तो उसको नहीं छेड़ सकते। पर्सनल एसेट्स ऑफ एनी शेयर होल्डर्स पार्टनर्स, यानी कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कंपनी के, उनकी पर्सनल एसेट अगर बिजनेस में लगी है तो ऐसा नहीं है कि कंपनी लिक्विडेट हो रही है गाइस, कंपनी लिक्विडेट हो रही है। यही तो बेनिफिट है कॉर्पोरेट वेल का, कि कंपनी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पीपल हु आर रनिंग इट। तो आप कंपनी को ही लिक्विडेट कर सकते हैं, कंपनी की ही एसेट को छेड़ सकते हैं। उनके जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं, पार्टनर हैं, कॉर्पोरेट डेटर हैं, उनको आप नहीं छेड़ेंगे, उनकी एसेट उनकी ही रहने वाली है। एसेट्स ऑफ एनी इंडियन और फॉरेन सब्सिडरी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, की सब्सिडरी की एसेट्स हैं उनको भी नहीं छेड़ सकते आप, और एनी अदर एसेट्स एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड। तो ये भी गाइस थोड़ा सा बेसिक था, ये भी बिल्कुल ही अंडरस्टैंडिंग वाली चीज़ें हैं कि आपको खुद को लगेगा कि हाँ यार ये रीजनेबल है। ये एसेट तो मैं होता तब मैं भी ना छेड़ता, मैं भी उनको ऐसी चीज़ छोड़ देता कि यार कोई मतलब ही नहीं बनता इनको छूने का। और ये एसेट है, ये जो एसेट है इनको मैं ना छोड़ता, एक एक को चुन चुन के निकालता और बेच के सारे क्रेडिटर्स का पैसा चुकाता। ओके, सो ये चीज़ यहाँ पर दी गई है। अगेन गाइज यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया जो हमने ऊपर देखा था कि किन किन इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है। तो क्रेडिट इन्फॉर्मेशन, गवर्नमेंट की एजेंसी, इन्फॉर्मेशन सिस्टम, इन्फॉर्मेशन का डेटाबेस, सच एनी अदर। अब पॉइंट आता है गाइज कंसोलिडेशन ऑफ क्लेम्स का। तो अगर हम बात करें तो ये कैसे काम करता है। कलेक्शन ऑफ क्लेम्स बाय लिक्विडेटर। लिक्विडेटर ने सारे के सारे क्लेम्स को कलेक्ट करना है, ठीक है, ये तो एक बेसिक सी आपको बात रख दी है। वो कितने टाइम में करना है उसको, 30 डेज के अंदर अंदर। ये लिक्विडेटर का काम है कि 30 डेज में उसको सारे क्लेम्स को कलेक्ट करना है। दूसरी बात, जो भी सबमिशन की जाएगी क्लेम्स की, वो जिस दिन से उसने फाइनेंशियल क्रेडिटर में सबमिट द क्लेम टू लिक्विडेटर बाय प्रोवाइडिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द क्लेम। इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी के पास जो रिकॉर्ड होगा वो रिकॉर्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा उसको सबसे पहले। दूसरी बात, जो इन्फॉर्मेशन होगी या किसी कोई अदर इन्फॉर्मेशन में रिकॉर्डेड है, अगर इन्फॉर्मेबिलिटी पर नहीं है, कोई और इन्फॉर्मेशन है, तो वो उसको प्रोवाइड करनी पड़ेगी विदिन 30 डेज। यानी यहाँ अगर ये स्टार्ट हो रहा है तो इसके 30 डेज के अंदर अंदर या तो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी की इन्फॉर्मेशन दे दो, या फिर कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी है तो वो दे दो। उसके साथ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं अगर, तो वो भी आपको देने होंगे। फिर आता है एक्सटेंट ऑफ क्लेम्स टू बी सबमिटेड। A creditor who is partly a financial creditor and partly an operational creditor shall submit claims to the liquidator to the extent of his financial debt and to the extent of his operational debt। यानी कि जितने एक्सटेंट तक उसका ऑपरेशनल डेट है और जितने एक्सटेंट तक उसका फाइनेंशियल डेट है, उनके एक्सटेंट तक, उनके रिस्पेक्टिव एक्सटेंट तक वो अपनी चीज़ें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स उसको सबमिट करेगा। और अल्टरेशन ऑफ क्लेम यानी कोई अगर चेंज है तो वो चेंज 14 डेज के अंदर अंदर किया जा सकता है। वेरीफाई किया जाएगा क्लेम्स को, जितने भी जो लिक्विडेटर होगा, जो क्लेम्स रिसीव हुआ है 30 डेज के अंदर अंदर, अलोंग विद द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी एंड अलोंग विद सच अदर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो उसको वेरीफाई करेगा और वेरीफाई करने के बाद उसको एक्सेप्ट कर लेगा। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो इन्फॉर्म करेगा उस क्रेडिटर को कि भाई मुझे ये चीज़ सही नहीं लगी, या तेरा एविडेंस सफिशिएंट नहीं था, या कुछ ना कुछ एक्चुअल में प्रॉब्लम है, तो उसको 7 दिन और दिए जाएंगे। उस 7 दिन के अंदर अंदर वो अदर इन्फॉर्मेशन साथ में लेके आ सकता है और उसके बाद उसको दोबारा कंसीडर किया जाएगा। अब गाइज आता है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ ट्रांजैक्शंस। यहाँ पर 4 ट्रांजैक्शन आने वाली है। जैसा कि लास्ट वीडियो में थोड़ा सा आपको ब्रीफली मैंने बताया था प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस के बारे में, कि आपको पता है, कंपनी को पता है कि लिक्विडेशन हो सकता है, दिवालिया निकलने वाला है, डिसोल्यूशन पे जा सकती है कंपनी। तो वो क्या करते हैं कि उस पीरियड से कुछ पीरियड पहले अपने कुछ खास लोगों का उतार देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बाद में यार बचा कुचा खाना पड़ेगा तुम्हें, पूरा तुम्हें हो सकता है ना मिल पाए। तो उस केस के अंदर अगर वो ऐसा कुछ हो रहा है, अगर वो एम्प्लॉई ऐसे फॉर एग्जांपल अगर वो कंपनी उस चीज़ को एस्केप करना चाह रही है, तो उस पर्टिकुलर सर्कमस्टांस के अंदर गाइज उस चीज़ को प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन या एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहा जाएगा। अब यहाँ पर दिया गया है उस चीज़ के लिए कि वो 2 चीज़ें सर्कमस्टांस में हो सकती है, या तो आप उस ट्रांजैक्शन को अंडरटेक कर रहे हैं विद रिलेटेड पार्टी, या फिर उसके अलावा कोई इंसान है जिसको आप वैसे ही पसंद करते हैं और अपनी तरफ से प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो यहाँ पर दोनों के लिए अलग अलग टाइम लिमिट है। अगर वो ट्रांजैक्शन जो है वो अंडरटेक की गई है विद रिलेटेड पार्टी,
तो जिस दिन से CIRP स्टार्ट हुआ है, इंसॉल्वेंसी का कमेंसमेंट जो डेट है, उस डेट से 2 साल पहले तक की जितनी भी ट्रांजैक्शन अगर आपने की है रिलेटेड पार्टी के साथ, जो कि प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन की कैटेगरी में आने वाली है, तो वो चीज़ यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास कि अगर किसी और पर्सन है तो पिछले 1 साल के अंदर, यानी इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन स्टार्टिंग के डेट से 1 साल पहले अगर आपने वो ऐसी ट्रांजैक्शन की है तो यहाँ पर वो कवर हो जाएगी। तो रिलेटेड पार्टी के अंदर टॉलरेंस लेवल थोड़ी कम है, हमने 2 साल का टाइम दे दिया उनको कि 2 साल के अंदर तक की ट्रांजैक्शन उठा लेंगे। बट अगर सिर्फ हम उसके अलावा ट्रांजैक्शन की बात करें तो 1 साल की जो ट्रांजैक्शन होगी उनको उठा के लाया जाएगा बस। तो यहाँ पर कहा जाता है कि ऐसी कौन सी ट्रांजैक्शंस होने वाली हैं, कुछ कौन से सर्कमस्टांस होने वाले हैं जहाँ पर उसको इसको ये वाली ट्रांजैक्शन प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन माना जाएगा। तो अगर किसी को फेवरेबल सिचुएशन में रख देते हो आप, यहाँ पर ये पॉइंट यही कहता है कि अगर आप किसी को फेवरेबल पोजीशन में रख देते हैं एज़ कम्पेयर टू द पोजीशन वो लिक्विडेशन के टाइम पे होता। फॉर एग्जांपल लिक्विडेशन में आपको लगता है कि यार एस्टेट बेच के सब कुछ करके उसको 10 लाख में से 8 लाख मिलते, आपने 9 लाख दे दिए, तो आपने उसको एक फेवरेबल पोजीशन में रख दिया। बाकी सबके लिए अनफेयर है ये, जितने लोग वहाँ और बाकी लाइन में खड़े हैं उनको पैसा चाहिए, उनके लिए अनफेयर है कि यार हम तो वेट कर रहे हैं कि कब एसेट बिकेगी, थोड़ा बहुत हमें मिलेगा, तुमने इनको सब उठा के दे दिया। तो ऐसा अगर सिचुएशन हो रही है, ऐसी सर्कमस्टांसेस हैं, तो उसको प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन बोला जाएगा। अब कुछ ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं, यहाँ पर भी गाइड देना जरूरी है। इस कोड की जो ब्यूटी है ना, वो इसी चीज़ में है कि आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं उनका आंसर यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। अब जैसे ही हम प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन की हम बात करते हैं तो एक बात ये आती है कि यार मतलब कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी हो सकती हैं जो हम 1 साल पहले का ट्रांजैक्शन ही ना करें हम, कि आप सबको उठा लाओगे। कुछ ट्रांजैक्शन हो सकती हैं जो हमने उस पीरियड के अंदर इनकर करी हो, दैट माइट अपीयर कि वो प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन है बट एक्चुअल में वो ना हो, तो उसका भी इस कोड ने ध्यान रखा है गाइज। तो सबसे पहले बोल दिया इन्होंने कि अगर ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर है तो उसको एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। अब ट्रांजैक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप उसको पेमेंट ही कर रहे हो। अगर मैं फेवरेबल कंडीशन क्रिएट करने की बात करूं तो दैट डजंट इम्प्लाई कि दैट्स ओनली डन बाय वे ऑफ पेमेंट। आप उसके लिए सिक्योरिटी क्रिएट कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी वैल्यूएबल एसेट को उसको एज अ सिक्योरिटी आप रख सकते हो उसके सामने कि हाँ ये एसेट तुम्हारी है, इस एसेट को तुम जैसे मर्जी डील करना बाद में। तो उसके लिए भी एक यहाँ पर एक्सेप्शन है। फॉर एग्जांपल आप कोई एसेट ओन कर, आप किसी से लोन ले सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि इस लोन से मैं कुछ एक्वायर करने वाला हूँ और वो जो मैं एक्वायर करूँगा दैट विल बिकम द कोलेट्रल। अब आपने लोन पहले ले लिया था, एसेट एक्वायर थोड़ा बाद में हुई एंड फिर वो कोलेट्रल बनी, एंड जब वो कोलेट्रल बनी तो वो पीरियड में फॉल कर गई, वो उस 1 साल पहले वाले पीरियड में फॉल कर गई, 2 साल पहले वाले पीरियड में फॉल कर गई, फंस गए। लेकिन गाइस आपकी बात तो पहले ही हो चुकी थी ना, तो उस केस के अंदर भी यहाँ पर इस चीज़ को एक्सक्लूड कर दिया है यहाँ से। उसके बाद अगर हम देखें, एक यहाँ पर थोड़ा समझाने वाली बात है कि यहाँ पर कहता है, जो मैंने आपको सिक्योरिटी वाला पॉइंट बताया उसमें ये कहता है कि सच सिक्योरिटी इंटरेस्ट सिक्योर्स न्यू वैल्यू इट वॉज गिवन एट द टाइम ऑफ और आफ्टर साइनिंग ऑफ अ सिक्योरिटी एग्रीमेंट। एग्रीमेंट साइन होने के बाद वो चीज़ दी गई है एंड कंटेन्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ सच प्रॉपर्टी। उसके अंदर सिर्फ डिस्क्रिप्शन थी कि यार फॉर एग्जाम्पल मैं लोन ले रहा हूँ स्पेसिफिकली टू फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस एंड दैट हाउस इट सेल्फ बिकम द कोलेट्रल, बट दैट हाउस उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा, उस टाइम पे एग्जिस्ट कर रहा है जस्ट अ लैंड एंड द मनी, बट दैट मनी विल बी कन्वर्टेड इनटू अ हाउस। तो जिस दिन वो हाउस बन जाएगा इट विल बिकम द कोलेट्रल। तो मैं डिस्क्रिप्शन डालूंगा उसके अंदर कि द कोलेट्रल फॉर दिस पर्टिकुलर लोन इज दैट हाउस। उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं करता बट बाद में वो हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन सच प्रॉपर्टी एज सिक्योरिटी इंटरेस्ट एंड वाज यूज्ड बाय द कॉर्पोरेट डेटर टू एक्वायर सच प्रॉपर्टी। तो जो पैसा था, जो उसने पैसा लिया है, वो यूज़ किया गया था उस प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए, उस हाउस को बनाने के लिए या उस हाउस को खरीदने के लिए, और जब खरीद लिया तो वो उसकी कोलेट्रल बन गया। ठीक है। या फिर कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन जो रजिस्टर्ड है इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी के पास ऑन और बिफोर 30 डेज आफ्टर द कॉर्पोरेट डेटर रिसीव्स पोजेशन ऑफ सच प्रॉपर्टी। या फिर कोई कोर्ट कहता है कि कोई आपको पेमेंट करनी है या कुछ करना है, तो उस केस के अंदर भी ऑब्वियसली कोर्ट ने बोला है यार, उसके अगेंस्ट थोड़ी जा सकते हैं, कोर्ट साहब ने बोला है, सही बोला होगा, ठीक है हम मान लेते हैं चुपचाप। ओके, तो यहाँ पर न्यू वैल्यू का जो पॉइंट आया था
कि जो न्यू वैल्यू थी, तो गाइज ये न्यू वैल्यू जो है ना, इसका मतलब न्यू लोन नहीं हो सकता, यानी कि आप लोन लेके आप एक और लोन ले रहे हो, तो वो नहीं हो सकता। आप उसकी जगह पे कोई गुड्स हो सकते हैं, कोई सर्विस हो सकती है, कोई नया क्रेडिट हो सकता है, या फिर रिलीज ऑफ ट्रांसफर बाय द प्रॉपर्टी प्रीवियसली ट्रांसफर्ड, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। बट क्या नहीं हो सकता यहाँ पर, वो यहाँ पर नहीं हो सकता फाइनेंशियल डेट या ऑपरेशनल डेट सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता फॉर एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल डेट। यानी कि आप एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल डेट के बदले नया फाइनेंशियल डेट क्रिएट कर रहे हैं, तो वो न्यू वैल्यू में नहीं आएगा। उसके अलावा ये सब चीज़ें न्यू वैल्यू की तरह मानी जाएगी। अब क्या होगा, अब प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन हो गई तो क्या क्या ऑर्डर दिए जा सकते हैं। तो बात ये है, बेसिक सी 5 पॉइंट है यहाँ पर, 7 पॉइंट है यहाँ पर, बट 7 पॉइंट का एक सार ये है कि हमें रीस्टोर करना है। आपने कर लिया अपनी ट्रांजैक्शन, लेकिन हम नहीं खेलने देंगे आपको ऐसे। तो जो ट्रांजैक्शन आपने गलत की है उसको रीस्टोर किया जाएगा, उसको एज इट इज़ आप रिवर्ट कर दीजिए। तो सिंपल सी बात है कि अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई थी तो वो वापस कॉर्पोरेट डेटर के पास आ जाएगी। अगर कोई प्रॉपर्टी वेस्ट की गई थी जो कि रिप्रेजेंट करता है एप्लीकेशन आइदर प्रोसीड्स ऑफ सेल ऑफ प्रॉपर्टी सो ट्रांसफर ऑफ द मनी सो ट्रांसफर, यानी कि प्रॉपर्टी बेच के हमने पैसे दिए हैं तो वो पैसे वापस लेने पड़ेंगे। ठीक है। रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट, अगर मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रांजैक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप उसको कैश ही दे रहे हैं, आप सिक्योरिटी भी क्रिएट कर सकते हैं उसके लिए। तो सिक्योरिटी अगर कोई क्रिएट की गई थी तो वो भी रिवर्ट कर दी जाएगी। और या फिर यहाँ पर कहते हैं कि कुछ ऐसा पैसा जो उसको अनजस्ट मिला है वो उसको वापस करना पड़ेगा। जो गारंटर है जिसकी फाइनेंशियल डेट या ऑपरेशनल डेट वो करता है वो किसी पर्सन को, वो डिस्चार्ज कर दिया गया था। यानी कि फॉर एग्जांपल हम ये भी कर सकते हैं, एग्जैक्टली गाइज मैं थोड़ा आपको बताना भूल गया, बट ट्रांजैक्शन कैसे कैसे हो सकती है। आप उसको पेमेंट कर दिया आपने, या फिर आपने सिक्योरिटी क्रिएट कर दिया, या फिर कोई किसी ने आपके बिहाफ में गारंटी दी हुई थी, उसकी गारंटी को रिवोक हटा दिया कि ठीक है यार आपको खत्म, आपकी गारंटी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो भी तो उसके लिए बेनिफिशियल चीज़ हो गई। जब लिक्विडेशन का एक्चुअल में टाइम आएगा तो हम गारंटर्स को भी तो देखते हैं कि जिस हमें पैसे लेने हैं, तो उन गारंटर्स को भी देखेंगे। वो गारंटर्स तो एस्केप कर जाएंगे उस चीज़ के अंदर। फिर आते हैं कि डेट कर सकते हैं किसी सिक्योरिटी या चार्ज को प्रोवाइड करने के लिए फॉर डिस्चार्ज ऑफ एनी फाइनेंशियल डेट और ऑपरेशनल डेट। तो यहाँ पर जैसे उसको प्रायोरिटी दी गई है, उस प्रायोरिटी को वहाँ से हटा दिया जाएगा, वो सबके लिए कॉमन हो जाएगी। या फिर यहाँ पर कहता है कि डायरेक्ट कर सकते हैं फॉर प्रोवाइडिंग एक्सटेंड टू विच एनी पर्सन whose property is so vested in the corporate debtor or on whom financial debt or operational debt are imposed by the debtor are to be proved in the liquidation or insolvency resolution process for financial debts or operational debts। तो गाइज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ काफ़ी ज़्यादा बेसिक से पॉइंट्स हैं, कुछ खास इसके अंदर नहीं है। बट हाँ, आपको पता होना चाहिए प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन क्या है। रिलेटेड पार्टी के लिए 2 साल और नॉर्मल सर्कमस्टांस में 1 साल। और उसके बाद क्या होने वाला है, जैसी भी ट्रांजैक्शन है, चाहे वो रेडी टू सिक्योरिटी है, चाहे वो रेडी टू गारंटी है, चाहे वो रेडी टू पेमेंट है, चाहे वो रेडी टू एसेट है, हर उस चीज़ को आपको रिवर्ट करना है। अगर वो प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर आती है तो वो चीज़ वापस आ जाएगी उनके पास, कॉर्पोरेट डेटर के पास, और फिर लिक्विडेटर उसको अपने मैनर में एक जस्ट तरीके से डील करने वाला है। ठीक है। उसके बाद आता है कि यहाँ पर एक चीज़ बोली गई है कि अगर गुड फेथ में है वो चीज़ें, तो वही आपने एस्केप कर देंगे उस चीज़ को कि अगर गुड फेथ में है तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर वो जो ट्रांजैक्शन है, अब यहाँ पर बात होती है प्रेफरेंशियल कैसे कहलाएगी वो। तो अगर कोई ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन जब हुई तो उनके पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन थी कि लिक्विडेशन में जा सकती है, डिसोल्यूशन हो सकता है, पहली चीज़। और दूसरा वो रिलेटेड पार्टी थी, तो वहाँ पर तो रिलेटेड पार्टी को गाइज बिल्कुल बहुत ज़्यादा पीछे पड़े हुए हैं हर एक्ट में, हर कोड के अंदर। जहाँ भी रिलेटेड पार्टी दिखती है वहाँ उनको पकड़ लेते हैं, डिस्क्लोज करो, इन्फॉर्मेशन दो, हर चीज़ में उनके साथ पार्शियलिटी, एक तरह से यहाँ पार्शियलिटी की जा रही है, माइनॉरिटी की तरह बना के रिलेटेड पार्टी को दबाया जा रहा है। जहाँ देखते हैं उनको पकड़ लेते हैं। तो यहाँ भी उनको पकड़ लिया चुपचाप। अब रिलेटेड पार्टी हो तो हम कुछ नहीं सुनेंगे, अब गलत हो, बस आप अपना फ़ायदा देख रहे हो। अब बात आती है अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन की। यहाँ पर भी सेम चीज़ होने वाली है, ट्रांजैक्शन बताई जाएगी, उसके बाद सारे इसकी चीज़ों को रिवर्स किया जाएगा। अब अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन क्या होती है? फॉर एग्जांपल मैं किसी को गिफ्ट दे दूँ कि चल ठीक है यार, तुझे पैसे देने थे या फिर कोई भी चीज़ थी, लेकिन मैंने को एक एज अ गिफ्ट दे दिया। ये ना बोल के कि उस चीज़ के लिए वो पैसे रीपेमेंट की जा रही है या फिर आपको रिटर्न किया जा रहा है, बट हाँ एक अलग से कि बस हाँ मैं उसको गिफ्ट दे रहा हूँ, जबकि आपका उधार उतर गया। या फिर आपको किसी को फॉर एग्जांपल कोई एसेट थी, आप अंडर वैल्यू करके उसको दे रहे हैं, यानी कि वो एसेट की वैल्यू थी मार्केट के अंदर 10 लाख रुपए और आप किसी को वो दे देते हैं 5 लाख रुपए में।
तो वो जो बाकी के 5 लाख होंगे उसका कहीं ना कहीं आप फ़ायदा उठा रहे हैं। तो ऐसी ट्रांजैक्शन जो होगी वो अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन मानी जाएगी। तो गिफ्ट करते हैं आप या आप ट्रांजैक्शन सस्ते में कोई एसेट दे देते हैं उसको। सो गाइस, इसमें भी अगर हम बात करें टाइम लिमिट की तो यहाँ पर भी सेम टाइम लिमिट बनती है 1 ईयर नॉर्मल सर्कमस्टांस के अंदर एंड 2 ईयर्स इन केस ऑफ रिलेटेड पार्टीज। तो इस केस के अंदर यहाँ पर ये कहता है कि एक पॉइंट और ऐड किया गया है कि अगर मान लो लिक्विडेटर या रेजोल्यूशन प्रोफेशनल जो है वो लोग इस ऐसी अंडर वैल्यू ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करने में फेल कर देते हैं, तो आपको नहीं लगता कि ये एक ब्लंडर है, ये एक प्रॉब्लम है जो उनका काम बनता था ध्यान देना, ध्यान रखना, ऐसी ट्रांजेक्शन एस्केप ना कर जाए, बट उन्होंने ध्यान नहीं दिया, वो नहीं पकड़ पाए, नहीं रोक पाए ऐसी ट्रांजेक्शन्स को। तो उस केस के अंदर भी कुछ कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। तो वहाँ पर ये कहा गया है कि जो एजुडिकेशन अथॉरिटी है वो पास कर सकती है ऑर्डर रिस्टोर करने के लिए उस पोजीशन को, और बोर्ड को बोलेगी कि भाई, बोर्ड यानी कि इनके फादर साहब कह सकते हैं उनको, और उनके फादर साहब को बोलेंगे कि इनको पनिशमेंट लगाओ, इनको डांट लगाओ आप अच्छे से, इन्होंने काम अच्छे से नहीं किया आपके रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स ने। तो वहाँ पर इनको ये चीज़ कही जा सकती है। अब यहाँ पर भी बोला गया कि क्या क्या ऑर्डर्स हैं जो पास किए जा सकते हैं अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन के केस के अंदर। तो गाइस, ये जो ट्रांजैक्शंस है कहीं ना कहीं सिमिलर है। ये बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांजैक्शंस जो कहीं ना कुछ गलत हो रहा है जिसकी वजह से तो एस्केप ना कर जाए वो चीज़। तो यहाँ पर भी ये है कि अगेन वही बात है कि जो गलत हुआ है उसको रिवर्स करना है। एजेंडा यही है। लास्ट में भी हमने देखा था, चाहे गारंटी दे रहे हो, चाहे आप उस चीज़ को सिक्योरिटी दे रहे हो, चाहे आप उसको ट्रांसफ़र मनी कर रहे हो, कुछ भी हो रहा है उसको रिवर्स कर दो। यहाँ पर भी वही है कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई थी इस ट्रांजेक्शन के अंदर वो कॉर्पोरेट डेटर के पास दोबारा आ जाए। ओके, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट आता है कि कोई जो सिक्योरिटी ग्रांट की गई थी वो भी डिस्चार्ज कर दी जाए। ठीक है, अंडर वैल्यूड करके कोई सिक्योरिटी चार्ज की गई, उस केस के अंदर भी रिक्वायर कर सकते हैं उस पर्सन को कि यार वो पैसा वापस करेगा और उसको फालतू का कोई बेनिफिट रिसीव हुआ है तो। उसके बाद आता है हमारे पास कि जो लिक्विडेटर होगा, जो रजिस्ट्रेशन प्रोफेशनल होगा एज द केस में भी एज द एजुडिकेटिंग अथॉरिटी में डायरेक्ट, तो उस केस के अंदर ये आ जाएंगे। उसके बाद रिक्वायर द पेमेंट ऑफ सच कंसिडरेशन फॉर द ट्रांजेक्शन एज बी डिटरमाइंड बाय द इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट की सलाह मानेंगे, एक्सपर्ट जो बोलेंगे वो चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। अब बात आती है ट्रांजैक्शन डिफ्रॉडिंग क्रेडिटर्स। ऐसी कुछ ट्रांजैक्शंस जो स्पेसिफिकली क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड करने के लिए की गई है। तो वो कौन कौन सी है? फॉर कीपिंग द एसेट्स फ्रॉम द कॉर्पोरेट डेटर, यानी कि हमें पता है लिक्विडेशन होने वाली है तो चुपचाप हमने फटाफट उस एसेट को छुपा दिया, उनसे अलग रख दिया कि वो ना देख पाए, उससे पहले किसी और को दे देते हैं या फिर उसको अलग से रख देते हैं कि वो ना देख पाए। ऐसा कुछ अगर सर्कमस्टांस हो रहा है तो उस केस के अंदर। दूसरी बात आती है कि कोई ऐसी चीज़ें जो एडवर्सली इफेक्ट करे the interest of such persons in relation to the claim that adjudicating authority shall make an order। again guys, रिवर्स कर दो उस चीज़ को। ऐसा कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ गलत हो रहा है तो उसको रिवर्स कर दो, तो रीस्टोर कर दो उस पोजीशन को जो पहले थी। किस चीज़ के लिए? हमें प्रोटेक्ट करने हैं इंटरेस्ट ऑफ पर्सन्स हु आर विक्टिम्स ऑफ सच ट्रांजेक्शंस। अब यहाँ पर भी यही कहा गया है कि ऑर्डर नहीं पास किया जाएगा अगर वो गुड फेथ में है। अगर ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन हुई है जो लगती है कि वो गलत है, लगती है कि वो अंडर वैल्यूड है, लगती है कि वो प्रेफरेंशियल है, बट वो गुड फेथ में थी, इट माइट अपीयर टू बी, बट हम गलत नहीं चाहते थे, तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब गाइस एक पॉइंट आता है एक्सटोर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस। एक्सटोर्शन नाम सुनते हैं कितना बड़ा वर्ड लगता है ना। मूवीज़ के अंदर जैसे किडनैपिंग के लिए जब पैसा मांगते तो उसको एक्सटोर्शन मनी बोलते हैं, तो सेम वे यहाँ पर भी कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। जैसे कि एग्जॉर्बिटेंट, यहाँ पर एक बहुत बड़ा वर्ड यूज़ किया गया है कि आप अनरीजनेबली हाई अमाउंट यहाँ पर आप किसी से मांग रहे हैं जो कि नहीं बनती थी। यानी कि डेट आपका बनता था यार कि फॉर एग्जांपल बचपन में जब हम कुछ खेलते थे और हमने किसी का बैट तोड़ दिया, और उस बैट तोड़ने के बदले में अगर वो बैट था भी 1000 रुपये का, वो सामने से बोलता था मैंने 1500 का लिया था, और शायद हमें देने भी पड़ते थे वो पैसे। तो वो एक्सटॉर्शनेट ट्रांजैक्शन है, वो गलत तरीके से मेरे से पैसे निकालना चाहता है, निचोड़ना चाहता है मेरे अंदर से पैसे, जो कि नहीं बनता था, जो कि उसका राइट भी नहीं था फिर भी। तो ऐसी ट्रांजैक्शन भी की जा सकती हैं। हो सकता है कि ऐसी ट्रांजैक्शंस वहाँ पर हो जाए, कॉर्पोरेट डेटर ना चाहता हो, वो गलत ना हो, लेकिन सामने वाला गलत हो सकता है। डेटर्स उससे गलत मैनर में पैसे ऐड सकते हैं, उसके जो जिनको उसको पैसे देने होंगे पहले। तो यहाँ पर आता है कि रिक्वायर द कॉर्पोरेट डेटर टू मेक एक्सॉर्बिटेंट पेमेंट्स, बहुत बड़ी अमाउंट जो कि नहीं बनती थी, अनयूजुअल सी अमाउंट, फॉर द क्रेडिट प्रोवाइडेड फॉर। पहली बात तो। दूसरी बात कि अनकॉन्शिएबल, यानी कि जो कि एक्चुअल नहीं है, जो कि रीजनेबल नहीं है,
फेयर नहीं है ट्रांजेक्शन ऑफ अंडर द प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ रिलेटिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट्स। तो यहाँ पर क्या है कि ऐसा अगर कुछ ट्रांजेक्शन्स हुई है ड्यूरिंग द विदिन 2 years प्रेसिडिंग द इंसॉल्वेंसी कमिटमेंट डेट, तो लिक्विडेटर पहली बात तो या फिर प्रोफेशनल एज द केस में भी वो जा सकते हैं, एप्लीकेशन कर सकते हैं एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को कि भाई ऐसी ट्रांजेक्शंस हुई है, प्लीज़ उसको रिवर्स करवाओ। तो वो चीज़ भी यहाँ पर पॉसिबल है। तो बोर्ड स्पेसिफाई करेगा कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस जहाँ पर जिन ट्रांजेक्शंस को एक्सटॉर्शनेट ट्रांजेक्शंस बोला जाएगा। तो हर जगह देखा गाइस हमने आईबीबीआई का भी रोल है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी का भी रोल है। जहाँ पर आईबीबीआई खुद कुछ नहीं कर रहा वहाँ पे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी उससे कुछ ना कुछ करवा रहा है, या तो उससे प्रोफेशनल का नाम मांग रहा है, या फिर उससे लिक्विडेटर का नाम मांग रहा है, या फिर उन दोनों का मांगने के बाद, उनसे काम कराने के बाद उनसे जो गलती हुई है उसकी शिकायत जाके उसको कर रहा है। और साथ के साथ हर जगह बोर्ड कुछ ना कुछ स्पेसिफाई ज़रूर करता है। यहाँ पर भी उसने स्पेसिफाई किया है कि कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस हैं जो कि एक्सटॉर्शनेट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस कहलाने वाली है। अब गाइस यहाँ पर भी एक्सेप्शन आ गई अगेन कि अगर मान लो कोई ऐसी पर्सन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज, अगर कोई डेट एक्सटेंड किया गया है बाय द पर्सन प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सर्विसेज विच इज़ इन कंप्लायंस विद लॉ, तो यानी कि अगर वो ज़्यादा अमाउंट भी मांग रहा है, फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट, पेनल्टी, अदर चार्जेस चार्ज करके वो अमाउंट बड़ी बन भी गई है, बट अगर वो लीगल है, अगर वो अलाउड है, तो उसको गलत नहीं माना जाएगा। अब गाइस यहाँ पर क्या क्या ऑर्डर करने वाला है वो, तो अगेन रिस्टोर कर दो, जो भी गलत था उसको वापस ले आओ, पास्ट में चले जाओ, टाइम को रिपीट कर दो। तो वहाँ पर भी यही होने वाला है, रिस्टोर कर दो पोजीशन को, सेट असाइड कर दो। अगर कोई डेट क्रिएट किया गया है एक्सटॉर्शनेट ट्रांजैक्शन के बीच में, मॉडिफाई कर दो उसके टर्म्स को, रिक्वायर करो किसी पर्सन ने अगर ज़्यादा पैसा लिया है तो उस पैसे को वापस लेने के लिए, और रिक्वायर एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट अगर उसमें क्रिएट किया है तो उसको भी रिस्टोर करने के लिए। तो गाइज हर ट्रांजैक्शन के अंदर कुछ ना कुछ अलग था, बट एक बेस, एक रूट सिमिलर थी कि किसी ना किसी को तरीके से जो क्रेडिटर्स बेचारे मांगने के लिए पैसे बैठे हैं उनके साथ गलत हो रहा है, उनको कहीं ना कहीं उनको अमाउंट जो मिलनी थी उसके लिए उसकी जगह पे कम अमाउंट बच रही है। चाहे आप प्रोफेशनल ट्रांजैक्शन की बात करें, चाहे वो आप अंडर वैल्यू ट्रांजैक्शन की बात करें, चाहे आप एक्सटॉर्शनेट के ट्रांजैक्शन की बात करें, और हर एक का एक आगे का जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो भी सिमिलर हैं। कुछ भी आपके सामने एग्जाम में दिखेगा, इस केस स्टडी आए चाहे कुछ भी आए, आपको आंख बंद करके सिर्फ रीस्टोर करना है जो भी सामने नजर आता है। किसी को पेमेंट ज़्यादा गई है उससे पैसे वापस ले लो, किसी को सिक्योरिटी बना दी उसकी सिक्योरिटी को रिस्टोर कर दो, किसी के पास के लिए एसेट ट्रांसफर कर दी उस एसेट को वापस अपनी खुद की प्रॉपर्टी वेस्ट कर लो। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर की जाएंगी। अब गाइस बात आती है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स इन केस ऑफ लिक्विडेशन प्रोसीडिंग। ट्रांजैक्शन हमारी खत्म हुई, हमने देखा लिक्विडेशन के बारे में, स्टार्टिंग में ट्रांजैक्शन के बारे में देखा। अब हमारे कुछ बेसिक चीज़ें बची हैं, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को पेमेंट कैसे की जाएगी लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स के अंदर। तो पहली बात तो या तो वो रेलिंक्विश कर सकता है अपनी सिक्योरिटी को कि भाई मेरे नाम पे ये सिक्योरिटी है, मैं लिक्विडेटर को देता हूँ, वो उसको रियलाइज़ कराएगा और उसको जैसे मर्जी मुझे एक जस्ट मैनर में पेमेंट करेगा। या फिर वो खुद भी उसको रियलाइज़ कर सकता है एज पर द लॉ, एज पर दिस कोड, जो भी उसको स्पेसिफाई किया गया है मैनर, उस मैनर के अंदर अंदर वो उसको खुद भी रियलाइज़ कर सकता है, या फिर लिक्विडेटर को भी दे सकता है जो उसको रियलाइज़ करवा के देगा। ओके, अपना डिसीजन जो होगा वो इन्फॉर्म करेगा लिक्विडेटर को फॉर रियलाइज द सिक्योरिटी, फिर उसको वेरीफाई करेगा लिक्विडेटर। और उसको जो कहाँ से वेरीफाई करेगा, सिंपल सी बात है, जो हमने ऊपर देखा था जब उससे क्लेम मांगा था 30 डेज के अंदर अंदर, दो चीज़ें आई थी हमारे पास, एक तो इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी की इन्फॉर्मेशन और दूसरा सम अदर डॉक्यूमेंट, सम अदर एविडेंस। तो यहाँ पर भी वही चीज़ है, तो जो अगर सिक्योर इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी में मेंटेन्ड है या फिर सच अदर। अब सिक्योर्ड क्रेडिटर के राइट क्या होने वाले हैं रिलेटेड टू सिक्योर्ड एसेट, उन सिक्योर्ड एसेट से रिगार्डिंग उन क्रेडिटर्स के क्या क्या राइट होने वाले हैं, तो वो यहाँ पर दिए गए हैं। तो जो सिक्योर्ड क्रेडिटर होगा वो इन्फोर्स कर सकता है, रियलाइज़ कर सकता है, सेटल कर सकता है, कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है, डील कर सकता है सिक्योर्ड एसेट्स को इन अकॉर्डेंस विद लॉ एज एप्लीकेबल टू द सिक्योरिटी इंटरेस्ट बीइंग रियलाइज्ड एंड टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड अप्लाई द प्रोसीड्स टू रिकवर द डेट्स ड्यू। तो ये सब चीज़ें वो कॉम्प्रोमाइज, सेटल, डील, इन्फोर्स, रियलाइज जो भी कर रहा है कुछ भी कर सकता है विद इन द लॉ। और वो लॉ दो चीज़ों पे अप्लाई होता है गाइज, सॉरी ये 4 हो गया था, बट 2 चीज़ों पे वो लॉ अप्लाई होता है। सबसे पहली बात तो उस सिक्योर्ड इंटरेस्ट के ऊपर और दूसरी बात उस क्रेडिटर के ऊपर। उन दोनों लॉ के अंदर, उस लॉ के दायरे में रह के उसको किसी भी मैटर में डील कर सकता है उस प्रॉपर्टी से, फिर उसके प्रोसीड आएंगे और वो अपने पास ले जाएगा। लेकिन अगर प्रोसीड उसके क्रेडिट से ज़्यादा आ गए तो वो पैसे एज इट इज़ वो लिक्विडेटर को लाके दे देगा।
ओके तो यील्ड ऑफ सरप्लस, तो जो सरप्लस होगा वो लिक्विडेटर को दे दिया जाएगा। टेंडर टू द लिक्विडेटर एनी सरप्लस फंड रिसीव्ड फ्रॉम द एनफोर्समेंट ऑफ सच एसेट्स। अब यहां पर क्या कहता है कि अमाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस जो उसकी कॉस्ट होगी वो इंक्लूड की जाएगी लिक्विडेशन एस्टेट के अंदर। shall be deducted from the proceeds of any realization by such secured creditor and they shall transfer such amount to the liquidator to be included in the liquidation asset। उस liquidation estate के अंदर वो अमाउंट डाल दी जाएगी। अगर बात आती है कि कोई अनपेड डेट्स हैं टू बी पेड टू लिक्विडेटर, तो जहाँ पर प्रोसीड्स ऑफ रियलाइजेशन है ऑफ सिक्योर्ड एसेट्स आर नॉट एडिक्वेट टू रीपे डेट्स ओन टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर, द अनपेड डेट्स ऑफ द सच सिक्योर्ड क्रेडिटर शैल बी पेड बाय द लिक्विडेटर। ठीक है, कोई अनपेड रह जाते हैं तो वो लिक्विडेटर पे करने वाला है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स गाइज, ये अगर आपको एडवांस अकाउंट आपने अच्छे से किया था, वो चैप्टर आपने अच्छे से किया था, तो इस चीज़ को करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि वही है यहाँ पर एक सीक्वेंस दिया गया है कि जब एसेट बिकेगी, अगर 1 करोड़ की एसेट बिकी है तो यहाँ पर सीक्वेंस है कि सबसे पहले कौन आएगा और उसके बाद कौन आएगा और लास्ट में किसके पास जाएगा। लास्ट का तो आपको सबको पता है कि बेचारे इक्विटी शेयर होल्डर्स। अब हम देखते हैं स्टार्टिंग में सीक्वेंस में, तो सबसे पहले यहाँ पर बात की गई है लिक्विडेशन की कॉस्ट जाएगी। सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास कि इक्वली रैंक होगा किन किन का, वर्कमैन के ड्यूज और डेट्स ओड टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ओके, वेजेस उसके बाद पहले वर्कमैन और फिर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सबसे पहले लिक्विडेशन की कॉस्ट, फिर इक्वल आ जाएंगे उसके सामने वर्कमैन और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। देन आएंगे कुछ वेजेस एंड एनी अनपेड ड्यूज ओड टू एम्प्लॉइज अदर देन वर्कमैन फॉर द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स प्रीसीडिंग द लिक्विडेशन कमेंसमेंट डेट। तो वर्कमैन का 24 मंथ्स का था एंड इनके लिए सिर्फ 12 मंथ्स का दिया गया है, तो ये यहाँ पर एक डिफरेंस है, आपको याद रखना जरूरी होगा। फाइनेंशियल डेट ओन टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर आएगी बारी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की। तो गाइस सबसे पहले हमारे इंपॉर्टेंट था लिक्विडेटर, जिसने ये सारा काम करवा रहा है, जिसकी वजह से एवरीथिंग इज बिकमिंग पॉसिबल। फिर हम देंगे सिक्योर्ड लोगों को और फिर हम देंगे वर्कमैन को, जो बेचारे मजदूर हैं, लेबर्स हैं, इन सब को, कि वो इनके पैसे नहीं रुकने चाहिए। तो 24 मंथ्स पहले तक के जितने भी इनके पेंडिंग पैसे होंगे वो उनको दिए जाएंगे प्रायोरिटी के अंदर, और सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को। फिर आएगी बारी वेजेस एंड एनी अनपेड ड्यूज टू एम्प्लॉइज। अब एम्प्लॉइज को जो पैसा बचा हुआ है वो 12 महीने का उनको दिया जाएगा सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और वर्कमैन के बाद। एंड ये सब देने के बाद बारी आ जाएगी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की, तो उनको पेमेंट की जाएगी। उसके बाद अगेन 2 रैंकिंग आगे जो बराबर होंगे, कोई जो अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को ड्यू है, या फिर कोई डेट ओन टू सिक्योर्ड क्रेडिटर्स फॉर एनी अमाउंट अनपेड फॉलोइंग द एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। यानी कि अब गाइस क्या होगा कि पहले तो सिक्योरिटी जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनको जितना भी सिक्योरिटी उनकी बनती थी वो रियलाइज होते ही जितना पैसा आएगा उनको दे दिया जाएगा। बट सिक्योरिटी कम की रियलाइज हुई, पैसा कुछ रह गया, तो गाइस वो सीधा नीचे आ जाएंगे सब्सिडी की तरह, और वो उनका नंबर आएगा बाकी के जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर है उनके बाद, बट गवर्नमेंट के साथ। फिर आता है कुछ अदर ड्यूज जो बचे हैं। फिर बात आती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर की। देखा, नॉट सो मच प्रेफरेंस ना फॉर द नेम, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स सेकेंड लास्ट आते हैं बेचारे। फिर आता है हमारे पास इक्विटी शेयर होल्डर्स और पार्टनर्स एज द केस में भी। अब यहाँ पर गाइस बात होती है कि एक डिसरिगार्ड ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी की बात हो रही है कि अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट है बिटवीन रेसिपिएंट्स विद इक्वल रैंकिंग और वो डिसरप्ट कर रहा है ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, शैल बी डिसरिगार्डेड बाय द लिक्विडेटर। कोई ऐसा एग्रीमेंट किया जा रहा है जिसकी वजह से जो हमारा प्रोसेस है, जो ऑर्डर है, वो खराब हो सकता है, तो गाइज उस चीज़ को लिक्विडेटर इग्नोर कर देगा, उसको उसकी तरफ से बाइंडिंग होने की जरूरत नहीं है। एंड लास्ट पॉइंट आता है फीस टू द लिक्विडेटर। तो गाइज जो फीस पे की जाएगी वो प्रोपोर्शनली डिडक्ट की जाएगी फ्रॉम द प्रोसीड्स पेबल टू ईच क्लास ऑफ रिसिपिएंट। जितनी भी रिसिपिएंट को जो भी प्रोसीडिंग पे की जा रही है उसमें से इक्वली डिडक्ट करते जाएंगे उसकी जितनी भी पेमेंट बनती है उसको। और हर स्टेज के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन के वो इक्वली रिसीव करेगा, उसको रैंक इक्वली होने वाली है हर स्टेज के ऊपर। अब गाइज लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास रिक्वायरमेंट फॉर कमेंसमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो क्या क्या रिक्वायरमेंट है उसके लिए? तो सबसे पहली बात आती है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजन सेक्शन 53 जो लिक्विडेटर होगा वो कमेंस करेगा लिक्विडेशन बिफोर द लिस्ट ऑफ स्टेक होल्डर्स एंड द एसेट मेमोरेंडम हैज़ बीन फाइल्ड। यानी कि वो कमेंस नहीं कर सकता जब तक ये जो लिस्ट है
जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और एक इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम जब तक फाइल नहीं की जाती एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, वो ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो हमने ऊपर देखा उसको कमेंस नहीं कर पाएगा। तो ये सबसे पहली चीज़ है जो सबसे लास्ट में हमें बता रहे हैं इस कोड के अंदर, ठीक है। उसमें आता है द लिक्विडेटर शेल डिस्ट्रीब्यूट द प्रोसीड्स फ्रॉम रियलाइजेशन विद इन 90 days फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द अमाउंट टू द स्टेक होल्डर्स। रियलाइज होने के 90 days के अंदर अंदर सबको पेमेंट हो जानी चाहिए। लास्ट पॉइंट आता है हमारे पास, द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट इफ एनी एंड द लिक्विडेशन कॉस्ट शैल बी डिडक्टेड बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन इज मेड। ओके, तो ये सबसे पहले जैसे कि हम पीछे से बात करते आ रहे हैं कि जब भी पेमेंट आएगी, पेमेंट करने से पहले अपना पैसा साइड में रख के, यानी कि अपना भोग लगा के, और उसके बाद सबको क्रिएटर्स को वो पैसा दे देगा। अब लास्ट पॉइंट आता है गाइस कि हमने लिक्विडेट कर दिया, एसेट्स को रियलाइज कर लिया, सबको पेमेंट कर दी, सब खुश हैं, बट एक कंपनी परेशान है। एंड जब उस इतना परेशान है कि हम उसको नहीं देख सकते, तो उसका प्लग निकालना पड़ेगा। तो अब कंपनी होगी डिसोल्यूशन के अंदर चली जाएगी। तो जो एप्लीकेशन होगी वो लिक्विडेटर करेगा डिसोल्यूशन के लिए एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को। अब जो डेट ऑफ डिसोल्यूशन कौन सी मानी जाएगी, किस डेट से वो डिसॉल्व मानी जाएगी, तो वो जो डेट होगा जिस दिन ऑर्डर पास किया जाएगा कॉर्पोरेट डेटर के डिसॉल्व होने का लिए, उस दिन से उसको डिसॉल्व माना जाएगा। अब सबमिशन ऑफ द ऑर्डर कॉपी, तो जो ऑर्डर कॉपी होगा वो सबमिट किया जाएगा 7 days के अंदर, जिस दिन भी वो ऑर्डर मिला, टू द अथॉरिटी विच विद द कॉर्पोरेट डेटर इज रजिस्टर्ड। कंपनी एक्ट में अगर कोई कंपनी रजिस्टर्ड है या फिर किसी भी अदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर LLP एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, तो जिस भी अथॉरिटी के अंदर वो रजिस्टर्ड है, तो उस एक्ट अथॉरिटी के पास उसकी कॉपी 7 days के अंदर अंदर ऑर्डर के मिलने के डाली जाएगी। ये बेसिक फॉर्मेलिटी वाली चीज़ें हैं। मेन पार्ट हम कंक्लूड कर चुके हैं, काफ़ी बड़ा चैप्टर था गाइज। हमने CRP स्टार्ट किया, हमने लिक्विडेशन देखा और सब कुछ बेचा और सब कुछ रियलाइज़ किया और सब कुछ आगे उन क्रिएटर्स को दे दिया। अब आ जाती है कंप्लीशन ऑफ लिक्विडेशन। जो लिक्विडेशन का प्रोसेस होगा कितने टाइम में कंप्लीट करना है, तो गाइज वो कंप्लीट करना है 1 साल के अंदर, या फिर एक्सटेंडेड पीरियड अगर नीड पड़े तो गाइज यहाँ तक था हमारा लिक्विडेशन का टॉपिक, बहुत ही बड़ा टॉपिक था। एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, एंड बी श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब।